अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरा उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, सब चीज़ें ठीक चल रही होंगी, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। शब तो बेटा हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं। सबको नज़र आ रहा है? तुमको भी आ रहा है? क्यों है सर? तुम उधर से ले जाओ ना, नज़र से ही आना चाहिए। दो चीज़ें पूरी नज़र आनी चाहिए, एक मैं और एक बोर्ड। दो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो सब नज़र आ रहा है। तुमको सब नज़र आ रहा है? नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम। सो बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था टैक्स रिजीम्स का। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है टैक्स रिजीम्स का। हमने ये देखा सबसे पहले कि हमारे पास टैक्स रिजीम्स मोटी मोटी कितनी तरह की टैक्स रिजीम्स हैं? हमारे पास 3 तरह की टैक्स रिजीम्स हैं, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स रिजीम। उसमें हमने सबसे पहले नॉर्मल को इसलिए डिस्कस कर लिया ताकि बाकियों को उसके मुकाबले में डिस्कस करना हमारे लिए आसान हो जाए। नॉर्मल को जब हमने डिस्कस किया तो हमने ये देखा कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में 5 हेड्स ऑफ इनकम है। एग्जेम्प्ट इनकम भी है, लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम भी किसी हेड में नहीं आता, किसी हेड में नहीं आता। एग्जेम्प्ट होती है वो इनकम, वो टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन बाहर तो और है तो कमाई, है तो इनकम। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलती है? सारे हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जो नॉर्मल वाली इनकम है उन सब का सम ले लेते हैं हम, उन सब का सम ले लेते हैं और साथ में एग्जेम्प्ट वाली का भी सम ले लेते हैं, एग्जेम्प्ट वाली का भी सम ले लेते हैं। जब हम इस सब को सम कर लेते हैं तो ये आ जाता है टोटल इनकम। क्या आ जाती है? जज़ाकल्लाह। टोटल इनकम आ जाती है। और ये सारे हेड्स ऑफ इनकम का जो सम आता है वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि उस हेड ऑफ इनकम का जो भी टर्नओवर है, जो भी रिसीट्स हैं, जो भी ग्रॉस प्रोसीड्स हैं, उसमें से क्या लेस हो जाते हैं? उसके उस हेड के एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं। अच्छा मैं मज़े की बात बता दूं, चूँकि अभी कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, तो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता जाता हूँ, छोटी छोटी डोज देता जाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक बने। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो उस हेड की इनकम को जनरेट करने के लिए इनकर किए जाते हैं। यानी कि ये वो एक्सपेंस नहीं होंगे कि ये मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं डलेगी इसके अंदर। बात समझ आ रही है? मेरे घर का बिजली का बिल नहीं डलेगा इसमें से कहीं भी। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो उस हेड ऑफ इनकम की इनकम को जनरेट करने के लिए इनकर किए जाते हैं। क्या बात आपकी समझ आ रही है? ये छोटी छोटी बातें समझो, फिर आगे और बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा, फिर इन सबको हमने सम कर लिया, यानी सम ऑफ नॉर्मल इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम। मैं फिर से देख लूँ यार, सही शेयर हुआ है? ऑनलाइन वाले बच्चों को सही नज़र आ रहा है? ठीक है। अच्छा, सम ऑफ नॉर्मल इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम, इन सबको आपने सम किया तो क्या आ गई आपके पास? बोलो। आपके पास आ गई टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आपने फिर क्या चीज़ हटा दी? एग्जेम्प्ट इनकम, क्योंकि वो तो टैक्सेबल होगी नहीं, उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं, आपने हटा दी। फिर आपने क्या हटाया? फिर हमने कहा कि सर हमने ऐसी चीज़ हटाई जो कि बेनिफिट है, जो कि टैक्स की दुनिया में क्या है, टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट है। हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन हमने इसको भी लेस कर दिया, इसे कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो आप ये मज़े की बात देखो, डिडक्टेबल, इसका मतलब क्या? मैं ये कह सकता हूँ कि डिडक्टेबल अलाउंसेस वो डिडक्शन है, गौर से सुनना बात, डिडक्टेबल अलाउंसेस वो डिडक्शन है जो किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में से लेस नहीं हो रही, जो किधर से लेस हो रही है? टोटल इनकम में से लेस हो रही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने बात बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं ये मैंने किसी हेड ऑफ इनकम में से लेस नहीं की, ये किसी हेड ऑफ इनकम में से लेस नहीं होगी। ये कहाँ से लेस होगी मेरे बच्चों? ये टोटल इनकम में से लेस होगी, और टोटल इनकम में से लेस होगी हमारे पास क्या आ जाएगी फिर? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पर हम फर्स्ट शेड्यूल के टैक्स रेट्स लगाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल में, अच्छा सर फर्स्ट शेड्यूल में तो सारे ही टैक्स रेट है, हर टैक्स रेट फर्स्ट शेड्यूल में। अब फर्स्ट शेड्यूल में कौन सा टैक्स रेट लगाएंगे? हमने कहा फर्स्ट शेड्यूल में हम कौन सा टैक्स रेट लगाएंगे? नॉर्मल स्लैब रेट, डिवीजन 1 पार्ट 1, मैंने कल दिखाया था, डिवीजन 1 पार्ट 1 के रेट्स लगाएंगे। सही है?
नॉर्मल रेट्स लगा, नॉर्मल स्लैब रेट। तो हमने कहा सर नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक हमारे पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पहले इनिशियली आएगी, एक अमाउंट आएगी इनिशियली ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी की, हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी। लेकिन क्या ये जो अमाउंट आएगी क्या ये फाइनल है? क्या ये वाली अमाउंट फाइनल है? नहीं सर, इसमें से अभी एक और अमाउंट लेस होना बाकी है, वो लेस होगी जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। ये भी क्या चीज़ है भाई सर, हमें नहीं पता क्या चीज़ है, इतना पता है कि ये भी टैक्स पेयर के बेनिफिट की चीज़ क्या है, तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है टैक्स पेयर के बेनिफिट की चीज़ है। और ये भी जब लेस होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये बातें सबको समझ आती हैं? फिर हमने लिख भी ली थी बातें कि सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम एज रिड्यूस्ड बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर NTR। एक्सपेंसेस विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम से उसके एक्सपेंसेस लेस होंगे। लॉस कैन अराइज, एक्सपेंस जब लेस होंगे तो लॉस भी आ सकता है, लेकिन वो हर हेड ऑफ इनकम में अलग अलग लॉस आ सकता है। लॉस कैन अराइज अंडर द हेड ऑफ इनकम विच कैन बी एडजस्टेड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एज पर रिस्पेक्टिव रूल्स। डिडक्टेबल अलाउंसेज आर अलाउड टू बी डिडक्टेड, डिडक्टेबल अलाउंसेज उसमें से लेस हो सकते हैं। टैक्स क्रेडिट्स अलाउड टू बी डिडक्टेड, टैक्स क्रेडिट्स भी लेस हो सकते हैं। और एडवांस टैक्स जो आपने पूरे साल में पे किया होता है वो भी बॉटम लाइन से एडजस्ट हो जाता है। सही। अच्छा, फिर हमने क्या देखा था, फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, फिक्स टैक्स रिजीम भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमने नॉर्मल पढ़ लिया तो फाइनल का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आसान हो गया। कैसे? इनकम टू बी टैक्स अंडर FTR विल बी स्पेसिफाइड अंडर द लॉ टू बी टैक्स्ड एज सच। हमने कहा कि फाइनल टैक्स रिजीम वाली जो इनकम है लॉ स्पेसिफाई करेगा, लॉ बताएगा कि ये वाली इनकम है जो किस में जाएगी, फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी, FTR में जाएगी, NTR में नहीं जाएगी, FTR में जाएगी, ये बताएगा लॉ। सही है। टैक्स रेट कौन बताएगा? टैक्स रेट्स भी लॉ बताएगा। सारे रेट्स फर्स्ट शेड्यूल में होते हैं, इसके भी फर्स्ट शेड्यूल में मिलेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन डिवीजन 1 पार्ट 1 वाले रेट नहीं लगेंगे इसमें। लॉ बताएगा कौन सा, डिविडेंड का लॉ बताएगा, प्राइस बॉन्ड का लॉ बताएगा, इंटरेस्ट इनकम का लॉ बताएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का लॉ बताएगा, पेट्रोल पंप ऑपरेटर का लॉ बताएगा, ये बहुत सारे हैं। यहाँ तो आप सिर्फ 2-4 पढ़ोगे, बाकी सारे सी फाइनल में आएंगे। सही। एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, एक्सपेंसेस इसमें से लेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस नहीं हो सकते, टैक्स क्रेडिट्स भी लेस नहीं हो सकते। लॉस अराइज भी, क्योंकि जब एक्सपेंस लेस ही नहीं हो सकते तो लॉस आ सकता है। अच्छा, ना लॉस आ सकता है और ना अगर इसमें गेन आ गया तो ये किसी और हेड के लॉस को एडजस्ट करेगा। मिसाल ले रहा हूँ, FTR की इनकम आ गई आपकी 2 लाख रुपए, बिजनेस इनकम में लॉस आ गया 50,000 रुपये, तो क्या ये दोनों नेट ऑफ होंगे? नहीं होंगे। FTR वाला हेड मगरूर हेड है, बोलेगा भाई मेरे करीब मत आना। चाहिए। टैक्स पेड अंडर FTR विल बी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया प्राइस बॉन्ड 15% टैक्स आपका पे हो गया, अब आपके ऊपर दोबारा से इस पर टैक्स लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। बात समझ आ गई? इंटरेस्ट के ऊपर अगर 15%, डिविडेंड पर 15% टैक्स है, वो 15% लग जाएगा, फिर दोबारा से उस पर नहीं लगेगा, वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज होगी। और एडवांस टैक्स ये FTR की इनकम से, FTR की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट भी नहीं होता। मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी, कुछ अभी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे हम। सही। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, कौन सी वाली इनकम थी बोलो? प्राइस बॉन्ड, विनिंग्स फ्रॉम प्राइस बॉन्ड, कितना टैक्स था? 15%। अदर प्राइजेज एंड विनिंग्स, अदर प्राइजेज एंड विनिंग्स पे 20 था। एक मैंने टैक्स रेट कार्ड आपके फोल्डर में डाल दिया है, अभी आप लोग उसको देख के परेशान मत होना। वो CA फाइनल का रेट कार्ड है, उसमें बहुत सारे रेट हैं, उसमें पूरी दुनिया है रेटों की। आप लोग उसको देख के परेशान मत होना, मैंने ऐसे डाल दिया है, मुझे कुछ रेफ़र करना हो तो मैं कर पाऊँ। ऐसे ही सिर्फ मैं देख रहा हूँ रेट, 15 का 20 और 20 का 15 ना कर दिया मैंने, ये देख रहा हूँ बस।
अरे यार अदर प्राइस की एग्जांपल किधर बताऊँ? प्राइस बॉन्ड पे देख लो, प्राइस बॉन्ड पे 15 है और अदर जो प्राइसेस हैं उस पर 20 है। सही लिखा मैंने, सही याद था। अच्छा भाई, अदर प्राइसेस एंड विनिंग्स मैंने बताया ना आपको यार, शेल के पेट्रोल पंप से स्क्रैच कार्ड पे प्राइस जीत लिया आपने, जीतो पाकिस्तान से प्राइस जीत लिया आपने, अदर प्राइसेस हो गए और क्या हो गया? चाहिए। अच्छा भाई, और बता दें सर, एग्जाम्पल आएंगी, एग्जाम्पल ये जितनी आपके कोर्स में हैं आ जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, यूँ भी कर रहा हूँ, मैं यूँ भी कर रहा हूँ, जब अदर सोर्सेज में जाएंगे तो पता लगेगा। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है, अल्लाह भला कर दे, इंटरेस्ट इनकम का, अच्छा भाई ये 15 yield on account deposit certificate under NSS, yield or profit on debt being on an account or deposit maintained with a banking company or a financial institution। अच्छा, बैंक से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20 है, इसी दफ़ा चेंज हुआ है, बैंक से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20 है और गवर्नमेंट स्कीम से जो प्रॉफिट मिलता है, सूद मिलता है, उसका 15 है। इंटरेस्ट के ऊपर बात तफसील से आएगी, मैं अभी बात ज़्यादा करना नहीं चाह रहा इंटरेस्ट के ऊपर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही हम पढ़ेंगे इसको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कब जाता है कब नहीं जाता, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये FTR में भी जाता है, सूद FTR में भी जाता है और सूद NTR में भी जाता है। कब FTR में जाता है और कब NTR में जाता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बात आपको अब समझ आ गई कि अगर FTR में जाएगा तो किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर नहीं जाएगा और अगर NTR में जाएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। यानी ऐसा होगा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता भी है और ऐसा भी होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं भी जाता। तो ये कब होता है, कैसे होता है, ये बाद में देखेंगे। बातें समझ आती हैं बेटा आपको? इसी तरह हमारे पास डिविडेंड इनकम भी है, डिविडेंड इनकम का भी हमारे पास है 15% का टैक्स रेट। ये डिविडेंड इनकम क्या होती है? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये तो मैंने आपको सादा सलीस अल्फाज में डिविडेंड का तर्जुमा बता दिया, लेकिन डिविडेंड की एक तबीयत से ख़तरनाक किस्म की डेफिनेशन है जिस पर पिछली आइटम में सवाल आया था। मैंने आपको पास वाला क्वेश्चन भी दिखाया था, 5 मार्क्स का सवाल देखा था ना आपने डिविडेंड के ऊपर, 5 मार्क्स है 7 मार्क्स का था डिविडेंड में, 5 मार्क्स का सवाल था। डिविडेंड की डेफिनेशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। डिविडेंड की डेफिनेशन एक ठीक ठाक डेफिनेशन है, एक सफ़े की डेफिनेशन है पूरी, सही है, तो वो जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए कि डिविडेंड किस चीज़ को बोलते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है, तो जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो अर्न करने के बाद साल के आखिर में अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितना भी बांटती है जो शेयर होल्डर के हाथ में जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। अच्छी बात हो गई। तो सर हमें 2 तरह की इनकम की रिजीम्स आपने पढ़ा दी, एक आपने पढ़ा दी नॉर्मल रिजीम और एक आपने पढ़ा दी फाइनल टैक्स रिजीम। ये दोनों रिजीम्स आपने हमें पढ़ा दी, ज़बरदस्त बात हो गई। अब आओ थोड़ा सा हम देखते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम, ठीक है। मिनिमम टैक्स रिजीम, अच्छा मिनिमम टैक्स रिजीम, इसमें भी हम यही लिखेंगे, स्पेसिफाइड अंडर द लॉ incomes specified under the law to be taxed as such will be chargeable to tax under minimum tax regime. Income specified under the law to be taxed as such will be chargeable to tax under minimum tax regime. इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से फाइनल टैक्स रिजीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉ बताएगा कि कौन सी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी, तो वो फिर किस में जाएगी? वो किस में जाएगी? फिर वो फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी। अच्छा, मिनिमम टैक्स रिजीम के बारे में भी लॉ बताएगा कि ये वाली इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी, तो जो लॉ बताएगा फिर उसको हम मिनिमम टैक्स रिजीम में लेके चले जाएंगे। और बताएं सर इसकी क्या ख़ास बात है?
इसकी ख़ास बात ये है कि टैक्स अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम will be compared with normal tax regime and higher amount will become the tax payable। ये क्या मतलब हो गया इसका? ये तो ख़तरनाक मतलब हो गया इसका। ये तो ख़तरनाक मतलब हो गया इसका। FTR तो इसके आगे मासूम थी, मगरूर थी लेकिन मासूम थी। FTR के अंदर क्या हो रहा था, जो भी इनकम आ रही थी उस पर हमने उसकी प्रोसीड्स के ऊपर, ग्रॉस प्रोसीड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था, जिसको हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टैक्स पेड। अच्छा, टैक्स पेड में मैंने आपको बताया था टैक्स या कलेक्ट होता है या डिडक्ट होता है, ऐसा ही होता है ना। इसे हम कहते हैं टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड एट सोर्स। नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो मैंने बता दिया आपको क्या लिखा है मैंने। ये लिखा है मैंने टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी FTR की इनकम होती है, जब भी FTR की इनकम अराइज हो रही होती है, पैदा हो रही होती है, जैसे ही FTR की इनकम क्या हो रही होती है, पैदा हो रही होती है, जनरेट हो रही होती है, अराइज हो रही होती है, उसी वक्त टैक्स या कलेक्ट कर लिया जाता है या डिडक्ट कर लिया जाता है। आमतौर पर मैं हमेशा ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, आमतौर पर, यानी 99%, 98%। टैक्स की दुनिया में हमेशा 1-2% की एक्सेप्शंस होती हैं। अभी वो एक्सेप्शंस हम पढ़ने बैठेंगे तो फिर कहानी दूर निकल जाएगी। हमें अभी मोटी बात पकड़नी है, फिर छोटी छोटी एक्सेप्शंस तो आप CA फाइनल में पढ़ेंगे, वो मैं आपको अभी पढ़ा नहीं सकता, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 99% ऑफ द टाइम जब भी FTR का टैक्स आपको नज़र आ रहा होगा, कौन सा टैक्स नज़र आ रहा होगा? FTR का टैक्स आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही वो FTR की इनकम पैदा होती है उस पर टैक्स काट लिया जाता है। जैसे इंटरेस्ट इनकम, बैंक जैसे ही वो इंटरेस्ट इनकम जनरेट करेगा वो आपको टैक्स काट के ही देगा, आपसे पूछेगा नहीं भैया टैक्स काट लूँ आपका। जैसे ही वो इंटरेस्ट इनकम बैंक के अंदर गिरेगी वो टैक्स कट के ही गिरेगी। प्राइस बॉन्ड के ऊपर आपने कोई प्राइस जीत लिया, बैंक के पास चलेगा, ये मेरा प्राइस बॉन्ड लग गया, मुझे प्राइस बॉन्ड की अमाउंट तो दो। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये का आपका इनाम लगा है, 5,000 रुपये का आपका इनाम लगा है, तो वो आपको 15% काट के ही पैसे देगा। इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि एट द टाइम या एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। अच्छा, tax payable under MTR will be compared with the normal tax liability with the normal tax regime and higher amount will become the tax payable। अच्छा, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या सीन होगा? सर यहाँ पर ये सीन होगा कि जो भी अमाउंट मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी, मैंने बोला भाई ये वाली अमाउंट मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि वो दो धारी तलवार के ऊपर खड़ी हुई है। पहले हम मिनिमम भी चेक करेंगे, नॉर्मल भी निकालेंगे, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पेबल होगा। क्या बात आपकी समझ आ रही है? वैसे तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स CA इंटर का पार्ट नहीं है, ये CA फाइनल का पार्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सी मिसालें ऐसी होंगी जो अभी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए दूंगा आपको, तो आपने वो समझ लेनी है, आपको काम आएंगी, आपको फ़ायदा देंगी। क्या ये एक्सेल की शीट नज़र आ रही है आपको? ठीक है, जितना मैं इसको इनलार्ज कर सकूँगा करूँगा, बाकी फिर फॉन्ट भी बड़ा करूँगा, टेंशन नहीं लो। Particulars, local sale, export of sales, export local sales और export of goods, ये export sales करते हैं। नजर आ रहा है आप लोगों को? गुड।
अभी बस 2-3 अटेम्प्ट के बाद सीए इंटर का पर्चा भी क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। सारे पर्चे कंप्यूटर बेस्ड हो गए। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपकी सेल्स है, कोई बिजनेस है, वो सेल्स कर रहा है, उसने लोकल सेल्स भी की है और उसने एक्सपोर्ट सेल्स भी की है, और यहाँ पर आ गई आपके पास टोटल। तो आपने कहा सर उसने लोकल सेल्स कितनी करी, मिसाल ले रहा हूँ मैं, उसने लोकल सेल्स करी 35 मिलियन की, और उसने एक्सपोर्ट सेल्स करी मिसाल के तौर पर 20 मिलियन की। सही है, 35 मिलियन की लोकल सेल कर ली, एक्सपोर्ट सेल कर ली 20 मिलियन की, और टोटल कितना हो गया भाई बोलो? 55 मिलियन लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, इसको 40 कर दूं, अगर आप बुरा ना माने तो आसानी रहेगी मेरे लिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड्स बनाए इसने, गुड्स मैन्युफैक्चर किए, यूँ समझ लो कि जो गुड्स इसने बनाए वो पाकिस्तान में भी बिकते हैं, लोकल सेल भी होती है, और जो गुड्स इसने बनाए वो बाहर भी बिकते हैं, एक्सपोर्ट भी होती है, सेम गुड्स। अच्छा, सेल्स में से क्या लेस होती है बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पर 60 मिलियन के गुड्स को बनाने में इसकी कॉस्ट ऑफ सेल लग गई, मिसाल ले रहा हूँ 38 मिलियन, 38 या इसकी 35 मिलियन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लग गई इसकी 35 मिलियन। अच्छा, उसूल ये होता है कि फिर जो भी खर्चे होते हैं, ये मैंने अलग अलग क्यों कर दिया सर, आपने लोकल सेल और एक्सपोर्ट सेल अलग अलग क्यों कर दिया? ये मैंने इसलिए अलग अलग कर दिया मेरे बच्चों, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करता है और ये किस में फॉल करता है, इसलिए अलग अलग कर दिया मैंने। ये अभी आप लोगों को सीए इंटर की कैलकुलेशन नहीं है, ये सीए फाइनल की कैलकुलेशन है। मैं सिर्फ मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। अब ये 35 मिलियन का खर्चा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो सेल्स का रेशो है नॉर्मल टैक्स रिजीम में कितने % है? क्या ख्याल है? मैं अगर कहूँ 60 मिलियन की टोटल सेल है, तो नॉर्मल टैक्स रिजीम की सेल कितनी है? 40 मिलियन, 60 में से 40 मिलियन अगर लोकल सेल्स है तो क्या ये 66% हो गई? ये तो सोच क्यों रहे हो भाई, मैथमेटिक्स के चैंपियन हो मैंने सुना है, पीआरसी से मैथ्स पढ़ कर आ रहे हो यार। 66%, और एक्सपोर्ट सेल्स कितनी हो गई? 33%। तो होता ये है कि फिर जो हर कॉस्ट होती है ना, वो भी इसी रेशो में डिवाइड हो जाती है। तो मैंने कहा कि क्या मैं ये कर लूँ कि इसका 66% लोकल सेल को दे दूँ, और इसका समझ आ रही बात? टोटल कितना बन गया इनका? 34,999। अच्छा, ठीक है, तकरीबन बन गया, ठीक होगी बात। अच्छा, इसको आप सम कर लो भाई, 16 मिलियन, ठीक है, और इसका आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इसका भी कितना आ गया? 8.33 मिलियन। और दोनों को आप सम कर दो तो कितना आ गया बोलो? 25 मिलियन का आपका जीपी आ गया। अच्छा, जीपी में से फिर और एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं ना? सर और एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं, और एक्सपेंसेस मैंने कहा चलो मिसाल ले लो, और एक्सपेंसेस लेस हुए 13 मिलियन के। कितने मिलियन के? 13 मिलियन के। तो 13 मिलियन के एक्सपेंसेस में से 66.6 इसका हिस्सा है और 33.3 इसका हिस्सा है। दो भाई है ना,
दो भाइयों में जायदाद का बंटवारा हो रहा है, यूँ समझ लो। तो हमने कहा सर अब पीबीटी कितना आ गया, पीबीटी कितना आ गया, 8 मिलियन यहाँ आ गया और 4 मिलियन यहाँ आ गया, यानी कि 12 मिलियन आ गया टोटल, 12 मिलियन आ गया। सर अलग अलग किए क्यों था आपने? सर एक साथ ही लिख देते ना। इसलिए किया था, अलग अलग मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये जो लोकल सेल्स है ना, ये फॉल करेगी नॉर्मल टैक्स रिजीम में, और ये जो एक्सपोर्ट सेल्स है ना, ये फॉल करेगी मिनिमम टैक्स रिजीम में। वेरी गुड। ये अभी नहीं आएगा, ये आपको सीए फाइनल में आएगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। मेरे दिमाग में लगा कि ये सबसे आसान और अच्छी एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएगा उसके लिए तो काम है आसान, उसके लिए काम है आसान। कैसे आसान है सर? जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उस पर आप रेट लगा दो। क्या रेट है? मैं मिसाल देता हूँ कि ये कंपनी है, ये क्या है, कोई कंपनी है। कंपनी के लिए टैक्स रेट बड़ा आसान होता है। कंपनी के लिए टैक्स रेट होता है आसान 29%। कंपनी का रेट आसान होता है 29%। सर तो क्या कंपनी का टैक्स निकालने के लिए हमें नॉर्मल स्लैब रेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कंपनी का रेट निकालने के लिए, कंपनी का टैक्स रेट निकालने के लिए नॉर्मल स्लैब रेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्लैब रेट होते हैं वो इंडिविजुअल पर या और एओपी पे एप्लीकेबल होते हैं। एओपी क्या होता है, बाद आ जाएगी अभी, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह। कंपनी पर टैक्स रेट क्या होता है? कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है? कंपनी का टैक्स रेट होता है 29% का। हमने कहा सर ज़बरदस्त हो गया, तो हम पीबीटी के ऊपर फ़ौरन से क्या लगा देंगे? पीबीटी पर हम फ़ौरन से क्या लगा देंगे? 29% का टैक्स रेट लगा देते हैं। तो टैक्स का एक्सपेंस कितना आ गया? 11,60,000 रुपये आ गया। इसका मतलब कि सर लोकल सेल्स के ऊपर 23,20,000 रुपये देना है, एक्सपोर्ट सेल्स पर 11,60,000। फिर आपने कहा सर अलग अलग करने की क्या ज़रूरत थी, एक साथ 12 मिलियन पर ही लगा देते। हमने कहा नहीं, अलग अलग करने की ज़रूरत थी। अब बता रहा हूँ क्यों ज़रूरत थी। लोकल सेल पर तो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट के ऊपर 29% लग जाएगा। ख़त्म हुई कहानी, ख़त्म हुई कहानी। एक्सपोर्ट सेल के ऊपर सर 11,60,000 का 29% के हिसाब से लग जाएगा ना, तो यहाँ पे भी ख़त्म हुई कहानी ना। हमने कहा नहीं, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई कहानी, यहाँ पर हम इसका एक कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। और किससे कंपैरिजन करेंगे? हमने कहा सर हम एक और फिगर निकालेंगे। मिनिमम टैक्स का लॉ कहता है कि इसका जो एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है ना, एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर, एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स हैं, एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स हैं, उसके ऊपर आप 1% यानी 0.01 उसका कैलकुलेट करो, कितना आता है? आ गया 2 लाख आ गया, 2 लाख आ गया। लॉ बोलता है इसको और इसको आपने कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जो हायर होगा ना वो पे करना है। जो क्या होगा? जो हायर होगा वो पे करना है। जो हायर होगा वो पे करना है। तो हायर कौन सा है? 11,60,000। तो पे क्या करना है? 11,60,000। लेकिन क्या हमेशा ये ज़्यादा होगा? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक और एग्जांपल ले ली मैंने, गौर से देखना ज़रा, गौर से देखना ज़रा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 35 मिलियन नहीं है, 35 मिलियन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास 55 मिलियन। कितना है? 55 मिलियन। ओहो सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 55 मिलियन है, तो अब जीपी कितना हो गया? सिर्फ 33 लाख और 16 लाख। ये एक्सपेंसेस 10 मिलियन के हैं। अच्छा सर 10 मिलियन के एक्सपेंसेस हो गए हैं, अब क्या करेंगे? हमने कहा भाई लॉस आ गया। क्या आ गया? लॉस आ गया। अच्छा जब लॉस आ गया तो थोड़ी देर के लिए सोचो, लॉस आ गया ना, लॉस आ गया तो क्या कोई टैक्स पे करेंगे हम लॉस पे? नहीं, फिर टैक्स वाला हमसे टैक्स नहीं लेगा। लॉस पे तो टैक्स नहीं लेगा ना यार। लॉस पे टैक्स लेगा तो फिर हमें गुस्सा आ जाएगा ना यार, एक तो हमने लॉस कर दिया, फिर तो हमसे टैक्स मांगने के लिए आ गए।
तो लॉस पे तो टैक्स नहीं लेगा आपसे, तो टैक्स तो नहीं बना, कुछ भी नहीं बना टैक्स। टैक्स बना 0 0। लेकिन इसके टर्नओवर के ऊपर मिनिमम, सर लेकिन लॉ ने बोला है कि अगर जब भी कभी एक्सपोर्ट सेल्स होगी ना तो वो किस में फॉल करेगी? मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। वो किस में फॉल करेगी? मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। ये क्या हो गया? सॉरी, कुछ उल्टा हो गया। मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। हमने कहा मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। अच्छा, जब मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करेगी तो हमें फिर इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। किन दोनों को? इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए नजर आ रहा है ना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा किन दो चीजों को? 0 को, क्योंकि लॉस की वजह से नॉर्मल टैक्स कितना बना है? 0, कोई टैक्स नहीं बन रहा। लॉस की वजह से कोई टैक्स नहीं बन रहा, लेकिन मिनिमम टैक्स बोल रहा है कि 1% लगाओ भाई। सेल्स का 1% तो देना ही पड़ेगा। तो सेल्स का 1% कितना है? 2 लाख। तो लॉस की सूरत में जब कोई नॉर्मल टैक्स नहीं भी बन रहा, तब भी आप देख रहे हो जुल्म ज्यादती क्या है? 2 लाख का मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो हमने कहा सर ये मिनिमम टैक्स तो 2 धारी तलवार हो गई। इसका मतलब कि हमें नॉर्मल भी चेक करना पड़ेगा कितना निकल रहा है, और मिनिमम भी चेक करना पड़ेगा कितना निकल रहा है, और दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पे करना पड़ेगा। तो सर ये मिनिमम टैक्स रिजीम तो ज्यादा खतरनाक हो गई। मैंने कहा जी, फाइनल टैक्स रिजीम भले मगरूर थी, लेकिन हमने कहा एक दफ़ा लग गया ख़त्म हो गई, कहानी मुक गई ना। एक ही रेट लगेगा, 2 रेटों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मिनिमम का तो नाम ही मिनिमम है। मिनिमम बोलता है कि ये जो मिनिमम का रेट मैं दे रहा हूँ ना, ये तो मिनिमम है, इससे कम लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए, ये ख्याल रखना। अच्छा सर ये तो ज़्यादा धौंस हो गई, ये तो ज़्यादा बदमाशी हो गई, मिनिमम टैक्स रिजीम तो ज़्यादा बदमाशी हो गई। मैंने कहा जी बेटा ऐसा ही है। इसका मतलब कि अगर मैं मिनिमम टैक्स रिजीम की बात करूंगा तो मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर नॉर्मल टैक्स रिजीम ऑटोमेटिक आ जाता है। नॉर्मल से भी कैलकुलेट करो, मिनिमम का भी परसेंटेज चेक करो, दोनों में जो हायर होगा वो पे होगा। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की मैंने आपको मिसाल दे दी। ये सीए इंटर के अंदर आपको नहीं मिलेगी, आपकी किताब में भी नहीं, ये सी फाइनल में पढ़ेंगे आप। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी मिनिमम टैक्स रिजीम में जाता है। पहले ये फाइनल में था, फिर ये चेंज हो गया, अभी मिनिमम में चला गया। सही है। एक और मिसाल भी देता हूँ मैं आपको। ये भी मिनिमम टैक्स रिजीम की मिसाल थी, एक और मिसाल भी दे रहा हूँ, वो भी मिनिमम टैक्स रिजीम की मिसाल है। वो भी इसी मिसाल है, ये अलग मिसाल है, वो अलग मिसाल है। दोनों को मिक्सअप नहीं करना, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। और जितना समझाओ उतना समझना है, क्योंकि इसके अंदर सवालात इसलिए मैं नहीं लूँगा आप लोगों के, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आसान रखकर इसलिए इतना समझा रहा हूँ कि आपको बस मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। फिर इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो अगर फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा तो वो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो शाम तक बहस करता रहूँगा इसके ऊपर, लेकिन कंफ्यूज आप लोग हो जाओगे। तो जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझना है, उससे ज़्यादा अभी नहीं समझना, ठीक है। अच्छा, अब आप मिसाल ले लो, मैं एक और मिसाल लेता हूँ। ये एक दूसरा मिनिमम टैक्स है। मिनिमम टैक्स की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। मिनिमम टैक्स की भी क्या है? मुख्तलिफ किस्में हैं। अभी समझो कि एक कंपनी है जिसकी कोई एक्सपोर्ट सेल्स नहीं है, सिर्फ लोकल सेल्स ही होती है, उसकी कोई एक्सपोर्ट सेल नहीं है उसकी, और वो कंपनी भी नहीं है, वो मिस्टर ए है। वो क्या है? मिस्टर ए। और मिस्टर ए कौन है? एक आम साधारण सा ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, बिजनेस करता है, और उसका टर्नओवर है 112 मिलियन। कितना है?
112 मिलियन। एक सेकंड ज़रा, मैं 1.25% का रेट है, मैं लेकिन फिर भी चेक कर लूँ 113C का 1.25% का ही रेट है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसमें होता क्या है, मिस्टर ए के केस में क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा, ज़रा गौर से देखिएगा। मिस्टर ए के केस में ये होगा कि एक और चीज़ देख के बस मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, मिलियन 100 मिलियन और अबव, ठीक है। बस एक चीज़ मैं चेक कर रहा था। अच्छा भाई, अब आ जाओ इधर। ये मैं किधर आ गया, इधर आ गया ना, इधर था। हाँ, कॉग्स है इसका मिसाल के तौर पर, चूँकि हमारी मिसाल है, हम जितना भी कॉग्स चाहें ले लें, हमारी मर्ज़ी है। हमने इसका कॉग्स ले लिया 110 मिलियन। 2 मिलियन का जीपी आ गया। 2 मिलियन के जीपी में से हमने इसके अंदर से कुछ मज़ीद एक्सपेंसेस लेस कर लिए। मिसाल ले रहा हूँ, आपने इसके अंदर से 18 लाख रुपए के एक्सपेंसेस को लेस कर लिया, तो 2 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ऐसा ही। अब सेक्शन 103 एक और सेक्शन है, सेक्शन 103 एक और सेक्शन है जो ये कहता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल, ये एक रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ, ये आपके कोर्स का पार्ट है, ये आगे आएगा, सिर्फ ये चीज़ आपके कोर्स का पार्ट, ये आगे। इसमें लॉ ये कहता है, गौर से सुनना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और चूंकि ये आगे आएगा तो इसलिए और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लॉ ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर रहा है, तो ठीक है, उसका आप प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट और लॉस निकालो, प्रॉफिट और लॉस निकालो उसका, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल निकालो, आप प्रॉफिट और लॉस निकालो उसका। कैसे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा भाई? वैसे ही निकलेगा जैसे आप निकालते हो, सेल्स में से कॉग्स लेस करोगे, कॉग्स में से फिर कॉग्स के लेस करने के बाद जीपी आएगा, जीपी के बाद फिर एक्सपेंसेस लेस होंगे, पीबीटी आ जाएगा, और फिर आप टैक्स निकालोगे। अच्छा, हमें पता है कि ये इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के ऊपर 29% नहीं लगता। 29% किस पर लगता है बोलो बेटा? कंपनी पे लगता है। इंडिविजुअल पे क्या लगता है? वेरी गुड, इंडिविजुअल पे लगते हैं नॉर्मल स्लैब रेट। याद रहेंगी बातें? अब मैं नॉर्मल स्लैब रेट खोलता हूँ, आ जाओ। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको स्लैब रेट दिखाने की भी आदत डालते हैं। ये मैंने नॉर्मल स्लैब रेट खोल लिया, ये आपके फोल्डर में रख दिया मैंने। इतने सारे टैक्स रेट हैं, आपको सिर्फ पहले और दूसरे पेज पे रहना है, आपको बाकी के टैक्स रेट अभी देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सीए फाइनल का टैक्स रेट कार्ड रख दिया है। आप लोगों का टैक्स रेट कार्ड जो मैं देता हूँ आपको, उसमें सिर्फ ये डब्बा होता है और इसमें ये वाला डब्बा होगा, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है, जो सीए फाइनल के फोल्डर में था मैंने यहीं डाल दिया। अच्छा, टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स देख रहे हो? ये वो टैक्स रेट है जो नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं। किसके लिए हैं ये? इंडिविजुअल्स के लिए। और किसके लिए है ये? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसको बोलते हैं अभी हमें ये देखने की जरूरत नहीं किसको बोलते हैं। आम तौर पर मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको उसकी, पार्टनरशिप फर्म्स, कि अगर मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं और दोनों ने मिल के कोई कारोबार किया है और उसके बाद फिर उन्होंने कोई प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये किसने अर्न किया है प्रॉफिट? मिस्टर ए ने किया है या मिस्टर बी ने किया है? एओपी ने किया है। ये मिस्टर ए और बी की पार्टनरशिप फर्म ने किया है। दोनों के जो मिल के जो दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है, पार्टनरशिप फर्म बनाई है, ये प्रॉफिट उसने किया है, तो रेट कौन सा लगेगा? इस डब्बे वाला लगेगा। या अगर सिर्फ मिस्टर ए ने तिजारत की है, मिस्टर ए ने अपने पैसे जमा करके शाम में एक रेस्टोरेंट खोल लिया, ढाबा खोल लिया, उसने बोला भाई चाय वाय पियेंगे, नौजवान आएंगे, चिप्स विप्स बेचूंगा मैं, पराठे चाय, आजकल ये धंधा अच्छा चल रहा है। उसने बिज़नेस खोल लिया शाम में, ठीक है, पार्ट टाइम बिज़नेस खोल लिया। आज कराची में तो ये धंधा चल रहा है भाई, खाने पीने का। आप जिधर चले जाओ, होटल खोल लिया, वो पूरी रात नौजवान लौंडे लपाड़े उधर बैठे हुए होंगे, बातें कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे सुबह तक।
तारिक रोड पर तो आप देखो, जैसे ही रात होती है आलमगीर पे देख लो, तारिक रोड पर देख लो, आधा आधा रोड घेर के बैठे हुए, पूरी पूरी रात बैठे हुए, बातें कर रहे हैं, तफरीहें कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, कोई वक्त की कदर कीमत का कोई अंदाज़ा और एहसास नहीं है। तो नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते, मुझे पता ही है। हाँ यार, बिजनेस प्लानिंग हो रही होती है। अच्छा, हाँ, फजर की अजान हो रही होती है और घर जा रहे होते हैं, और फजर की नमाज़ पढ़ के नहीं जा रहे होते हो, सोने के लिए जा रहे होते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ के भी नहीं सोएंगे, अल्लाह माफ़ करे। खैर, तो असल में देखो बात पता है क्या है, बात ये है कि हमारा वक्त इतना कीमती है, इतना कीमती वक्त है हमारा, कि हमारा दीन ये कहता है कि मुसलमान तो अपना वक्त बर्बाद कर ही नहीं सकता। मुसलमान के पास जो है ना वक्त, इन फालतू कामों के लिए, तफरी तमाशों के लिए वक्त होना ही नहीं चाहिए। मुसलमान का वक्त तो बड़ा कीमती है। मुसलमान का वक्त तो इतना कीमती है कि अगर वो बैठे बैठे, सिर्फ बैठे बैठे एक दफ़ा कह दे सुभान अल्लाह, तो उसको इतनी नेकियां मिलती हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। आज हमारी जो नॉलेज है वो क्या है, आज हमारी जो आँखें हैं वो क्या देखती हैं, दुनिया भी फ़ायदा देखती है ना। अगर आपको कोई बोले यार अभी आप यहाँ से निकलोगे ना, जो भी बंदा KNS से सबसे पहले निकलेगा ना, दरवाजे से जिसने पहले कदम बाहर रखा, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। आप लोग एक दूसरे को मार दोगे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। 1 करोड़ मिल रहा है सर, क्या बात कर दी आपने सर, ठीक है। लेकिन एक मरतबा सुभान अल्लाह अगर हमने बोल दिया, बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, अल्लाहु अकबर बोल दिया, जिक्र कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हमें जो नेकी अल्लाह पाक देंगे ना, वो उस 1 करोड़ रुपए से कई गुना ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 100,000 होगा वो। किस पर? सिर्फ एक मरतबा एक जिक्र करने पर। लेकिन आज हमको इस चीज़ की कदर कीमत का एहसास नहीं है, क्योंकि आज जो हमारी आँख है ना, वो दुनियावी फ़ायदे को देखती है। आखिरत की ज़िंदगी हमारे सामने तो है नहीं कि आखिरत में क्या मिलेगा। और इसीलिए इसी चीज़ की वैल्यू है, ईमान बिल गैब की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ईमान बिल गैब की वैल्यू है। आपने अनदेखे पे ईमान लाना है। आपने किस पे ईमान लाना है? अनदेखे पे। देखे हुए पे तो जाहिल भी ईमान ले आता है। क्या ख्याल है? हवा है, देख सकते हो आप, हवा को भी देख सकते हो? नहीं देख सकते, इस पे ईमान लाना मुश्किल है। अभी आपको मैं बोल दूं आपके सामने जिन खड़ा हुआ है, हाँ सर क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं, जिन खड़ा हुआ मेरे सामने, हाँ, लेकिन वही जिन अगर एक थप्पड़ मार दे, मुश्किल। अनदेखे पे ईमान, देखे हुए पे तो पागल भी ईमान ले आएगा। बात समझ रही? तो कहने का मकसद ये है कि हमारा टाइम इतना फजूल नहीं है जो हम सेल फ़ोन के ऊपर और ढाबों के ऊपर और तफरी तमाशों के ऊपर पूरी पूरी रातें बर्बाद कर दें। इतना फालतू टाइम नहीं है हमारा, यकीन करो। बहुत कीमती टाइम दिया है अल्लाह पाक ने हमको, ज़िंदगी दी है, ये बहुत कीमती ज़िंदगी दी है। ये सीए और सीए पास करने से बहुत ऊपर ऑब्जेक्टिव है हमारा यार, बहुत ऊपर मोटिव है हमारा। मतलब सीए पास कर लेना ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अगर आपने सीए पास कर लिया, फर्स्ट अटैम्प्ट पास कर लिया, बहुत जल्दी पास कर लिया, आप बहुत तेज़ आदमी हैं, लेकिन अगर आप में इखलाक नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप आमाल में कच्चे हैं, कमज़ोर हैं, तो वो बंदा जिसने सीए भी नहीं किया, जो जाहिल है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन वो नमाज़ें पूरी पढ़ता है, इखलाक उसके आपसे बहुत अच्छे हैं, वालिदैन का अदब एहतराम बहुत अच्छा करता है, ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करता है और एक अच्छा मुसलमान है, वो आपसे लाख नहीं करोड़ दर्जे ज़्यादा अच्छा है, करोड़ दर्जे। आप सीए करके क्या कर लोगे? 2, 4, 5, 6, 10, 20, 25 करोड़ को बना लोगे दिन की ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद आपने भी मरना है, और वो जो नहीं बनाएगा 10, 20, 25 करोड़ रुपए, मरना तो उसने भी है। कुछ भी कर लो, एंड अल्टीमेट डेस्टिनी तो क्या ही है, यहाँ से तो जाना है ना, इंतकाल। देखो अल्लाह ने जब इंसान को पैदा कर दिया ना, अब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इंसान पैदा हो गया, दुनिया में आ गया, उसका वजूद आ गया, दुनिया में पैदा हो गया, अब वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा तो क्या मुराद है? उसका इंतकाल होगा। जब बंदे की सांसें बंद हो जाती हैं, हम क्या बोलते हैं? क्या हो गया इसका? इंतकाल हो गया। क्या मतलब इसका? मुंतकिल हो गया, ये इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो गया।
अभी यहाँ सांस ले रहा था, सांसें बंद हो गई, अभी मुंतकिल हो गया आलम बरज़ख में, आलम अरवा में उसकी रूह, आलम बरज़ख पहले आलम अरवा में था, अब ये दुनिया में आ गया, फिर आलम बरज़ख में चला गया, फिर जन्नत या जहन्नुम। जन्नत में जाएगा तो हमेशा जन्नत में रहेगा, जहन्नुम में जाएगा तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह पाक निकालना चाहे निकालते हैं और ना निकालना चाहें तो फिर अल्लाह से तो कोई पूछने वाला, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी भाई। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि हम ना अपना गोल और ऑब्जेक्टिव समझें। आज हमने क्या कर लिया, पढ़ तो लिया मैंने तैयारी तो पूरी कर ली, अब मैं रात को बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे भी मारूं तो मुझे कौन पूछने वाला है? अम्मा आप मुझे कुछ ना बोलें, अब्बा आप मुझे कुछ ना बोलें, मैंने तैयारी तो कर ली, मैंने क्लासें तो ले ली, मैंने सब पढ़ लिया, देखिए मेरा काम भी कंप्लीट है, देखिए मेरा होमवर्क भी कंप्लीट है। अब मैं अगर 2 मूवीज़ देख लूँ तो आपको क्या जाता है, आपका क्या जाता है? अब अगर मेरी नमाज नहीं हुई तो ये मेरा मैटर है। ऐसी बातें हम लोग करते हैं आम तौर पे, आप लोग करते हैं ऐसी बातें, बहस करते हैं आप लोग, है आपके नेचर में, आज की जनरेशन की नेचर में ये बहसबाजी है कि कर तो लिया हमने, अब आप हमें चिल करने दो ना भाई, हमने ये कर तो लिया, पढ़ तो लिया, अब हमें एंजॉय करने दो ना भाई, हमें स्पेस दो ना। आप इस बात के ऊपर एक थप्पड़ देना बनता है, स्पेस दो। जब एक बंदा कहता है ना कि मैं मुसलमान हूँ, आई एम अ मुस्लिम, मुस्लिम का वर्ड क्या होता है? द वन हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह, जो अपनी ख्वाहिशात को किसके ताबे कर दे? दीन के ताबे कर दे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत के ताबे कर दे, वो है मुसलमान। बात समझ आ रही? अब मेरा दिल भी चाहे, गुस्सा भी आए, सामने वाले को गाली दे दूं तो क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं, मना है, दीन ने मना कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया, गाली नहीं सकते, नहीं दे। दिल भी चाह रहा मेरा झूठ बोल दूं, फ़ायदा मिल जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। किसने मना कर दिया? अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया। नमाज छोड़ने का दिल भी चाह रहा है, सुस्ती भी आ रही है, नींद भी आ रही है, फजर की नमाज छोड़ देता हूँ, नहीं छोड़नी भाई। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होंगे। तो क्या मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ? हमारा वक्त बेकीमत नहीं है, एक मुसलमान का वक्त बेकीमत नहीं है। सीए, आज हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि आज हम बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जिसने साला सीए नहीं किया वो जहन्नुम के आखिरी दर्जे में जाएगा। अरे ठीक है भाई, सीए नहीं किया मतलब अल्लाह ना करे भाई, किसी से अगर सीए नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है, चले गए सीए से भाई, वो कुछ पता नहीं है आपको, 4-5 साल बाद आपसे ज़्यादा कमा रहा हो और आपसे अच्छा इंसान हो। अगर ये सीए करके आपके दिमाग में ये खुमार और ये फतूर आ जाए, मिसाल ले रहा हूँ मैं, कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अब उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, ये फतूर आ रहा है कि मैं तो कोई अलग मखलूक हो गया, मैं तो कोई सुपीरियर चीज़ हो गया, मैं तो कोई आला चीज़ हो गया, बाकी लोग थोड़ी कर पाते हैं, तो सिर्फ मैं कर पाता हूँ। हम जैसे कुछ अच्छे प्रीमियम सुपीरियर लोग कर पाते हैं, जो अच्छे अक्लमंद लोग होते हैं, बाकी सारे तो कचरे हैं। भाई आप में जिधर ये सोच आ गई ना, माजरत के साथ आप कचरे से बदतर बन गए, कचरा नहीं बने आप क्या बन गए? कचरे से बदतर बन गए आप, क्योंकि ये सोच ऐसी, ये वो वाली सोच है जिसने शैतान को जन्नत से निकाला था। गुरूर, तकब्बुर, जिधर ये आ गया ना आपके दिल और दिमाग के अंदर, ख़त्म। फिर इससे अच्छा था आप सीए ना बनते भाई, फिर इससे अच्छा था आप सीए ना बनते। तो सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना, अच्छा मुसलमान बनना, अच्छा मुसलमान बनना। अच्छा मुसलमान आप बन पाते हैं तो अच्छे इंसान उसमें ऑटोमेटिक आए। इंसान अच्छे बन ही जाएंगे तो ही अच्छे मुसलमान बनेंगे। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है वो अच्छा मुसलमान हो वो अच्छा इंसान ना हो, नहीं। अच्छा मुसलमान बनने के लिए पहले आपको अच्छा इंसान तो बनना ही है। आपके इखलाक अच्छे हों, आपके वालिदैन से आपका रवैया अच्छा हो, आपके दोस्त अहबाब के साथ आपका रवैया अच्छा हो, आप गाली ना दो, झूठ ना बोलो, किसी को तकलीफ़ ना दो, नमाज टाइम पे पढ़ो। भाई किसी को, भाई कोई अपनी ज़िंदगी लिखवा के लाया? कोई ज़िंदगी लिखवा के लाया? किसी के पास गारंटी है सीए पूरा करने तक ज़िंदा रहोगे? है किसी के पास गारंटी है सीए पूरा करने तक ज़िंदा रहेगा? है किसी के पास? तो हाथ रेस कर दे भाई, है तो हाथ रेस कर दे।
ये किसी के पास नहीं है गारंटी। लेकिन अगर सीए पूरा करने से पहले अल्लाह ताला ने बुला लिया अपने पास, तो कब्र में फरिश्ता क्या सवाल करेगा, कितने मॉड्यूल पास थे, कितने पेपर पास थे, हैं, कितने अटैम्प्ट में पास किए थे, ये सवाल होगा। क्या सवाल होगा बेटा, जो वक्त मिला था उसमें क्या किया, जो जवानी अल्लाह ने दी थी उसमें क्या किया आपने, जो नमाजें दी थी आपने, जो नमाजें थी वो पढ़ी थी आपने, पूरी पढ़ी थी आपने, हैं। सवाल तो ये होंगे ना भाई। जो नॉलेज आपके पास थी, जो इल्म आपके पास था, उस पर अमल कितना किया आपने। आपको पता था झूठ नहीं बोलना, आपको पता था नमाज नहीं छोड़नी, आपको पता था 2 नंबरी नहीं करनी। तो हम इसकी तैयारी के चक्कर के अंदर बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, नमाज़ें छोड़ दें, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़े नुकसान की बात है कि हमारी फजर की नमाज़ छूट जाए, है कि नहीं। कितनी बड़ी फजर, बैठे में बातें कर रहे हैं दोस्तों के साथ, यकीन करो मेरा दिल जलता है। तो रिहाइश तो मेरी तारिक रोड पर ही, और आपको पता है तारिक रोड के ऊपर तो कितने होटल हैं, कितने होटल हैं तारिक रोड के ऊपर, तो इतने भाई, रात को इतनी कुर्सियाँ, मैं बोलता इतने लोग आएंगे कहाँ से, थोड़ी देर बाद से भरी होती है रोड पूरा कवर। भाई गली में गाड़ी डालना मुश्किल है। कितने बजे, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे मेन तारिक रोड का जो लिबर्टी का सिग्नल है, देखो कभी आप आके, और सारे के सारे नौजवान, 95% नौजवान, 95% नौजवान बैठे हुए हैं वहाँ पे। गॉसिप्स, तफरी, गॉसिप्स, तफरी, पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कर कुछ नहीं दे, प्लानिंगें चल रही हैं, ऐसी प्लानिंगें चल रही हैं, पूरी रात प्लानिंगें चल रही हैं, एग्जीक्यूशन ज़ीरो है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो अपनी रूटीन सही कर लें, उस रूटीन पर आ जाएं जो हमारे दीन ने बताई है। टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठ जाएं, टाइम पर उठकर फजर की नमाज से दिन का आगाज़ कर लें। अल्लाह की मदद आपने अगर साथ ले ली तो मुझे बताओ कि फिर पूरे दिन में कोई मसला आएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ दुआएं बताई हैं, अगर हम दिन के आगाज़ में वो दुआएं पढ़ लें, वो आमाल कर लें। देखो आज हम में से ना हर एक चाहता है तरक्की और सक्सेस, हर एक। मैं चाहूँगा मेरे आज के दिन के सारे काम हो जाएं, बहुत अच्छे से हो जाएं, मेरे ज़बरदस्त तरीके से हो जाएं, जो मुझे याद करना है वो हो जाए, जो मुझे नोट्स बनाने हैं वो हो जाए, जो मेरे असाइनमेंट्स हैं वो हो जाएं। आप चाहोगे आपकी सारी क्लासेस अच्छे से हो जाएं, समझ आ जाए, होमवर्क हो जाए, ये चाहोगे ना भाई। तो उसके लिए वो हम प्रोटोकॉल ज़रूर अडॉप्ट करें, वो प्रीरेक्विजिट्स हम ज़रूर अडॉप्ट करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताएं, तो हमारे दिन के काम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। दिन का आगाज़ अगर आपका हो जाए फजर की नमाज से, इससे अच्छी वो बात नहीं। और अगर आपकी फजर की नमाज चली गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, ये जो इशा और फजर की नमाज है ना, ये मुनाफिकीन पे भारी है बहुत। इसका मतलब अगर आपकी फजर की नमाज भारी है तो आप कहीं इनडायरेक्टली मुनाफिकीन कैटेगरी में तो नहीं चले गए। डरने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है। कैसे चली जाए हमारी फजर की नमाज? कोई कमज़ोर है, हम बीमार हैं, मोहताज हैं, अपाहिज हैं, कौन है? नहीं, माशाल्लाह जवान है, हट्टे कट्टे हैं, 20-22 साल की उम्र है सबकी यार, है, जिम जाते हैं, मज़े से खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, फजर की नमाज के लिए नहीं उठ पा रहे। फिर जो दुआएं हैं, उन दुआओं का एहतमाम कर लें। सूरह यासीन का एहतमाम, सूरह यासीन जो पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसके पूरे दिन के काम बना देते हैं। सूरह यासीन, सूरह रहमान। इशराक की जो नमाज़ पढ़ लेता है, इशराक की जो नमाज़ पढ़ लेता है, 2 रकात जो इशराक की नमाज़ पढ़ता है उसको अल्लाह पाक मकबूल हज और उम्रे का सवाब देता है। और जो 4 रकात पढ़ ले, अल्लाह उसके दिन के सारे कामों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, अल्लाह ले लेते हैं उसकी ज़िम्मेदारी कामों की। अब जिसके काम की ज़िम्मेदारी अल्लाह ले ले, अब उसको कोई मसला होगा? आज आपको कोई प्राइम मिनिस्टर बोल दे, भाई इसकी जो भी एक्ट होंगे ना, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, जो भी करे, जो भी इसके काम है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, आप चौड़े हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार मेरे एक्ट की ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ने ले ली। भाई सऊदीया के प्राइम मिनिस्टर, सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान ने ले ली है, मैं उसका चहीता हूँ। भाई ये तो सब छोटे लोग हैं, अल्लाह कह रहा है मेरी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी बात है? आज अगर हमें सक्सेस चाहिए ना, तो हमें फजूल चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए,
हमें इन चीज़ों को पकड़ लेना चाहिए। आपने इन चीज़ों को पकड़ लिया ना, आप ये देख लेना कि आपके लिए अल्लाह पाक हर चीज़ कैसे आसान करते हैं। फिर आपको दिन में अगर 4 चैप्टर का कवर करने का टारगेट बनाया होगा ना, आपने 4 चैप्टर कवर करने का टारगेट बनाया होगा ना, बड़ी बात नहीं कर रहा, 4 चैप्टर कवर होंगे उस दिन। अनरियलिस्टिक टारगेट्स अल्लाह अचीव करवाएंगे उस दिन। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हाथ में सब है। क्या बात समझ रहे हो? ये चीज़ें जो है ना, आप शुरू से डाल लो अपने अंदर। देखो ये लेक्चर्स जो है ना, ये मैं शुरू में ही देता हूँ, उसके बाद मुझे भी टाइम नहीं मिलता ये वाली बातें करने का। कोर्स इतना ज़्यादा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा, तो इन चीज़ों को ना अपना लो। और अगर आपको लगता है सर ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऐसे ही भाषण दे रहे हैं, अपना के देख लो भाई 1 महीना, अपना के देख लो 1 महीना। अगर लगे कि मेरी बातें सही नहीं थी तो आके मुझे बता देना 1 महीने के बाद, सर वो हमने करके देख लिया, बहुत माजरत के साथ कुछ हो नहीं पा रहा। फिर मैं भी आपको बोलूँगा हाँ बेटा माजरत के साथ आपका फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। 1 महीना ट्राई कर लो। ऐसे तो नहीं ना ट्राई करने के हैं, नहीं सर फजर में कैसे उठा नहीं जाता, 5 अलार्म लगा लो। सर 5 से भी नहीं उठ सकते, 10 लगा लो। जब बार बार नींद खराब होगी तो तुम्हारे अच्छे भी उठेंगे। मैंने 5 लगाए हैं फ़ोन में, मेरे 5 अलार्म लगे हुए फ़ोन में फजर की नमाज के। एक के बाद एक बजता है, 2-2 मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद, एक के बाद एक बजता है। एक बंद दूसरा बजेगा, दूसरा बंद तीसरा बजेगा, तीसरा बंद चौथा बजेगा, चौथा बंद पाँचवा बजेगा। फिर अब्बा दरवाज़ा खटखटाएंगे ज़ोर से, चलो भाई बाहर। फिर जब उठूँगा सबको, पूरे घर को, बेगम बच्चे सब, पूरे सब, चलो भाई नमाज, सब, 0 एक्सेप्शन, 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, सब उठेंगे। क्यों भाई? ऑप्शन थोड़ी है, क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं ऑप्शन है आपके पास, नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं है यार, ऑप्शन है ही नहीं। आप बोलो नहीं सर हमें सीए करना है, ऑप्शन नहीं है। ये तो ऑप्शन है कि सीए करने नहीं करना। ये ऑप्शन भी है आपके पास कि आज आपने खाना खाना है कि नहीं खाना। ये ऑप्शन नहीं है कि नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, माजरत के साथ। तो जिस चीज़ का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, हाउ कैन यू लीव इट? आर यू गेटिंग दिस? खैर, तो ढाबे से बात निकली थी, तो कुछ बातें मैंने आपको बताई, कीमती बात है, उसको ज़रूर अमल करो उस पर। अच्छा, अब आ जाओ वापस से रेट कार्ड पे, रेट कार्ड पर आ जाओ। तो ये नॉर्मल रेट कार्ड, आपको नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल स्लैब रेट्स आपको नज़र आ गए सारे के सारे। अच्छा, नॉर्मल स्लैब रेट्स में भी आप देखोगे 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे, एक पहला डब्बा, डब्बा नंबर 1, उसके बाद एक दूसरा डब्बा, डब्बा नंबर 2। दूसरे डब्बे पे साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ किसके लिए है? सैलरीड के लिए है। तो अब ये डब्बा इस्तेमाल कब होगा ये मैं आपको सिखा दूंगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि कब इस्तेमाल होगा। तो जब ये मैं बता दूंगा कब इस्तेमाल होगा, तो फिर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि डब्बा नंबर 1 इस्तेमाल करना है कि डब्बा नंबर 2 इस्तेमाल करना है। फिर ये आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन सा डब्बा इस्तेमाल होगा। लेकिन जब तक मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि ये सैलरीड वाला कब इस्तेमाल होगा और ये वाला कब इस्तेमाल होगा, तब तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डब्बा इस्तेमाल करना है, 1 या 2। सही हो गई बात? अभी हम डब्बा नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं, डब्बा नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल अदर देन सैलरीड, अदर देन सैलरीड मतलब जो सैलरीड ना हो। तो सर सैलरीड कौन होते हैं? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता सैलरीड कौन होता है। मैं बताऊंगा सैलरीड कौन होता है। एक बात तो तय है, जो सैलरी कमाते होंगे वो सैलरीड होते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग सैलरी कमाएं वो सब सैलरीड हों। उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये मिस्टर ए के केस में मिस्टर ए सैलरी तो नहीं कमा रहे, मिस्टर ए तो ट्रेडर है, ये तो बिजनेस कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि ये तो सैलरीड नहीं होंगे। तो इनके लिए कौन सा डब्बा इस्तेमाल कर लेंगे हम? बोलो बेटा, डब्बा नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। इसने इनकम कितनी कमाई है? बोलो 2 लाख। 2 लाख पे कितना टैक्स बनता है? 0 बनता है। 6 लाख तक 0 है। देखो 6 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो सैलरीड हो चाहे नॉन सैलरीड हो। देखो 6 लाख तक की इनकम, इसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन। हम बोलते हैं कि 6 लाख तक की जो इनकम है ना, वो फॉल करती है अंडर बेसिक एग्जेम्पशन, उस पर कोई टैक्स नहीं है, 0 टैक्स। 6 से ऊपर होगी तो थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको।
हमारी एग्जाम्पल है, हमारी मर्जी है, जितना चाहे हम कर दें आपको। 4 नहीं 5 लाख और बढ़ा दो, 23 लाख कर दो। ये क्या कर दिया मैंने? कम करने दे, 13 करने दे। सही है, 7 लाख पीबीटी हो गया। अब 7 लाख को देखें जरा इधर, हमने कहा सर 6 तक जीरो है, 6 से जो ऊपर जाएगा ना 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 6 लाख से जितना ऊपर जाएगा और 12 के अंदर है तो उसके ऊपर 15 लगेगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 6 से ऊपर कितना जाएगा इसमें? 1 लाख। 1 लाख का 15%, तो हमने कहा सर लाख का 15%, 15,000 तो टैक्स हो गया। सही हो गई बात? अच्छा, अब ये सेक्शन 113 क्या बोलता है? ये सेक्शन नंबर 113 भी मिनिमम टैक्स का सेक्शन है। ये बोलता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, इसकी कुछ कंडीशंस हैं अपनी, ये लॉ है, एक सेक्शन है, इसकी कंडीशंस हैं अपनी। ये सेक्शन कहता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल हो या एओपी हो और उसका टर्नओवर ये टर्नओवर है कि नहीं है? ये टर्नओवर है ना, उसका टर्नओवर 100 मिलियन या उससे ज़्यादा हो जाए। उसका टर्नओवर क्या हो जाए? 100 मिलियन या उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये सेक्शन 113 बोलता है कि मैं एक्टिव हो जाऊँगा। हमने बोला आप जज्बाती क्यों हो जाओगे? मैंने बोला बस मैं एक्टिव हो जाऊँगा। जब कोई इंडिविजुअल जो बिज़नेस कर रहा होगा और उसका टर्नओवर 100 मिलियन टच करेगा तो मैं एक्टिव हो जाऊँगा। मैंने बोला अच्छा भाई आप एक्टिव हो जाओगे तो फिर एक्टिव होके क्या करोगे आप? उसने बोला फिर मैं ये करूँगा कि मैं मिनिमम टैक्स बन जाऊँगा और मेरे लिए आपको मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। हमने बोला अच्छा आपकी कैलकुलेशन कैसे होती है? तो इसने बोला कि आप एक काम ये करो कि जो भी लोकल सेल्स है ना, जो टर्नओवर है, उसका आप 1.25% कैलकुलेट कर लो। कितना कर लो? कर लिया। कितना बना? सही है ना भाई, यही निकलता है ना? सही है, 1.25% हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा भाई 1.25% आपने कैलकुलेट कर लिया तो टैक्स कितना बन गया? 14 लाख बन गया। नॉर्मल टैक्स कितना बन रहा था? 15,000। देना कितना पड़ेगा? 14 लाख। देना कितना पड़ेगा? 14 लाख। हमने 113 को बोला भाई आप क्यों ऐसे खूनख्वार क्यों हो गए हो आप? उसने बोला बस मैं एक्टिव हो गया हूँ। क्यों एक्टिव हो गए हो? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 100 मिलियन टच कर गया। जब उसको 100 मिलियन टच कर जाएगा तो नॉर्मल टैक्स तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें एक और टैक्स निकालना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं मिनिमम टर्नओवर टैक्स। जिसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम टर्नओवर टैक्स। तो मिनिमम टर्नओवर टैक्स में क्या होता है कि मिनिमम टर्नओवर टैक्स के अंदर फिर टर्नओवर का 1.25% भी निकालना पड़ता है। फिर हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा। किन दोनों को कंपेयर करना होगा? हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा। सर कंपेयर करके क्या करना होगा? मुकाबला करा के क्या करना होगा? हमने कहा भैया मुकाबला करा के आपको करना ये होगा, मुकाबला करा के करना ये होगा कि इन दोनों में से जो हायर है, जो कौन है? हमने कहा इन दोनों में से जो हायर है, सही है, हम 1 मिलियन एक्सपेक्ट करेंगे 100 मिलियन। हायर विल बी पेबल। हायर विल बी पेबल। हायर कितना है बोलो? तो सर फिर पे कितना होगा? पे 14 लाख होगा। सर 14 लाख पे होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की बातें बाद में। पे कितना करना पड़ेगा? जेब से निकलेगा कितना? 14 लाख। उसके बाद इसके साथ कुछ और भी होगा, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, वो बाद में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे। अभी बताने का मकसद ये था कि मिनिमम टैक्स कितना ख़तरनाक है और मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन में आपको नॉर्मल टैक्स भी निकालना पड़ता है और लॉ के हिसाब से जो मिनिमम की परसेंटेज होती है वो भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। उन दोनों को कंपेयर करना पड़ता है और जो ज़्यादा होता है वो पे करना पड़ता है। क्या ये बात आपकी अकल शरीफ में समा गई है? क्लियर हो गई है ये वाली बात? ज़बरदस्त बात हो गई, माशाल्लाह छा गए आप लोग।
अब हम वापस आते हैं रिजीम्स पे। देखो रिजीम्स के ऊपर मैं बहुत टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये रिजीम्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है। आगे की जितनी चीज़ें हैं, ये मिनिमम में जा रहा है, ये FTR में जा रहा है, ये नॉर्मल में जा रहा है, ये FTR में जा रहा है, मिनिमम में जा रहा है, यही बातें हम करेंगे आगे। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी तो आगे की बातें आपको मज़ा देंगी, इंजॉय करोगे। और मैं आपको ये बता दूंगी, ये टैक्स का सब्जेक्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अल्लाह के हुक्म से अगर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझते हुए चलोगे तो ये दिस कैन बी वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 1.5-2 साल पहले की, 1.5 साल पहले की बता रहा हूँ शायद मैं, या 2 साल पहले की बता रहा हूँ कि PRC के जो बच्चे थे ना, उनके लिए एक सेशन रखा था। तो उस सेशन के अंदर सारे कैफ के फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया ताकि बच्चों से इंटरेक्ट करें, वो बच्चों को क्वेश्चन उनसे पूछें। अच्छा, साथ में CA इंटर के कुछ ऐसे बच्चे जो हम लोगों से ही पढ़े हुए थे, हमारे स्टूडेंट थे, ग्रुप A के और B के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के वो CA इंटर उनका कंप्लीट हो चुका था, उनको फीडबैक के लिए भी बुलाया था कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा। तो सारे हमारे स्टूडेंट ही थे। तो फिर एक स्टूडेंट से सर साजिद ने क्वेश्चन किया कि आप ये बताएं कि पूरे कैफ की जर्नी में आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। एंड ही सेड कि सर मुझे टैक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, टैक्स मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। बात समझ आ रही? तो कहने का मकसद ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कमाल है, हम तो हर बैच में सब बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि किसी बच्चे को कोई चीज़ ऐसी ना हो जो समझना है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर अल्लाह पाक। और कल PRC के बच्चों से बात करने के लिए सर ने मुझे बुलाया था। मैं बच्चों से एक बात कह रहा था जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपसे भी कहूँगा। हमेशा एक बात याद रखना, टीचर जो आपको पढ़ाता है ना, टीचर जो आपको एक्सप्लेन करता है, ये अल्लाह पाक टीचर से करवाते हैं। और वो किस हिसाब से करवाते हैं, आपकी तलब के बकदर टीचर से अल्लाह पाक डिलीवर करवाता है। अगर आपकी तलब ज़्यादा होगी, आपकी सीरियसनेस ज़्यादा होगी, आपकी अटेंशन, आपका फोकस ज़्यादा होगा, टीचर ऑटोमेटिकली अच्छा डिलीवर करेगा। अगर आपकी तलब नहीं होगी, आपकी अटेंशन नहीं होगी, आप नॉन सीरियस होगे, टीचर भी वैसे डिलीवर करेगा। तो टीचर का डिलीवर करना है ये आपके हाथों में। आपकी नीयत क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी डेडिकेशन क्या है। क्या बात समझ रहे हो आप? कितनी दफ़ा ऐसा होता है, कितनी दफ़ा, तो कितने बैच अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुके, कितने बच्चे पढ़ चुके, लेकिन हर बैच में कितने टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें वो टॉपिक पढ़ाते हुए पता नहीं मैं कौन कौन सी नई एग्जांपल्स देता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि ये मैं क्यों दे रहा हूँ एग्जांपल्स आपको। आज की ही मिसाल ले लो, आज की ही मिसाल ले लो। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पिछले अटैम्प में मैंने एग्जांपल नहीं दी थी, दी आज, पिछले अटैम्प में कोई और एग्जांपल दी होगी। और जब जो एग्जांपल दिल में आ जाए कि आज बच्चे को ये समझाता हूँ, ये आसानी से समझ में आ जाएगी, बस ये दिल में डालने वाला कौन है? अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं भी आती ना तो आप मुझसे पूछो। आप क्या करते हो? मुझसे नहीं पूछते भाई, मुझसे पूछो। क्लास में नहीं पूछ सकते तो क्लास के बाद पूछ लो, लेकिन मुझसे पूछ लो। मैं आपको 10 और एग्जाम्पल से समझा दूंगा। आप अपने ही साथी से पूछोगे, उसको वही एग्जाम्पल आती है जो मैंने दिए। आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछोगे, मैं 10 और एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। आपने नॉलेज को अपनी पीक पे हासिल करना है, अपनी एक्सट्रीम पे हासिल करना है। क्यों? क्योंकि मैं पहले बता चुका, ये है आपकी रोजी रोटी, योर ब्रेड एंड बटर। एंड अ सीरियस स्टूडेंट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज even the slightest of this knowledge। बात समझ आ रही? अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, कहाँ था मैं और क्या कह रहा था मैं? टाइम क्या हो चुका है? 11:50। थोड़ा सा टाइम बाकी है हमारे पास।
हम थोड़ा थोड़ा ज़रा स्लो चल रहे हैं, आपको पता ही है ना क्यों चल रहे हैं, अगले हफ्ते से स्पीड पकड़ेंगे हम। अच्छा, तो फाइनल टैक्स हो गया। मैं कुछ बता रहा था, पता नहीं मैं इंपॉर्टेंट बात बताने लगा था, मेरे जहन से निकल गई। हाँ, अच्छा, ये मिनिमम टैक्स रिजीम हो गई। अच्छा, हायर विल बी पेबल, तो हायर अमाउंट पे होगी। अच्छा, तीसरी रिजीम पे आ रहा था मैं, तीसरी रिजीम पे, नॉर्मल टैक्स रिजीम। आ जाओ नॉर्मल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, और तीसरी कौन सी है? नॉर्मल, जिसको हमने एक्सप्लेन पहले किया था। एक्सप्लेन क्यों पहले किया था? ताकि उसकी एक्सप्लेनेशन के कंपैरिजन और कंट्रास्ट में एफटीआर और एमटीआर को समझाना आसान हो जाए, ऐसे ही ना। अब आ जाओ एनटीआर पे। एनटीआर में कौन सी अमाउंट्स जाएंगी सर? क्या लॉ ने कुछ बताया है इसके बारे में? क्या लॉ ने कुछ बताया है इसके बारे में? हमने कहा कि माज़रत के साथ लॉ ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, लॉ ने नहीं बताया। तो सर लॉ ने नहीं बताया तो फिर हम एनटीआर में कैसे लेके चलेंगे? ने कहा जो एफटीआर, जिसके लिए लॉ ने एफटीआर या एमटीआर डिक्लेयर नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली किस में चले जाएंगे? सैलरी, सैलरी का लॉ ने नहीं बताया एमटीआर है या एफटीआर है, तो किस में जाएगा ये? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लॉ ने नहीं बताया एफटीआर है कि एमटीआर है, किस में जाएगा? एमटीआर में जाएगा। क्या बात आपकी समझ आ गई? वो ऑटोमेटिकली सारे किस में चले जाएंगे? नॉर्मल टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। क्या बात समझ आती है आपको? आ जाओ ज़रा इसके बारे में भी कुछ चीज़ें, इसकी खुसूसियात हमने पहले ही लिख ली हैं, अब मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। नॉर्मल टैक्स रिजीम, अच्छा एक और बात बता दूं आपको, नॉर्मल टैक्स रिजीम, अब देखो तो देखने में तो नॉर्मल टैक्स रिजीम मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल टैक्स रिजीम नॉर्मल स्लैब रेट्स के ऊपर टैक्सेबल होगी, ये बताया था ना मैंने आपको। अब मैं उसमें थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ। सर आप क्या अपनी पोजीशन बदलने लगे हैं? हमने कहा देखो क्या बदलने लगा हूँ मैं। हमने कहा नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर भी, नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट्स, टैक्सेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसको मैंने दो डब्बों में तोड़ दिया, टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट्स और टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। हमने कहा सर ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, अब ये क्या नया तमाशा आ गया? तो हमने कहा ये तमाशा बिल्कुल आएगा, और ये ऐसी एलिमेंट्स हैं, इनकम्स अंडर एनटीआर, ये यूं कह लो सेपरेट टैक्स रेट इज स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। इसका टैक्स रेट इस लॉ में अलग से स्पेसिफाइड होगा, not will not become part of taxable income. Specified expenses are allowed to be deducted. Deductible allowance and tax credits will not be allowed. ये क्या बात है बताते हैं सर आपने? ये फिर एक अलग से 1.5 इंच की मस्जिद बना दी इसके अंदर भी आपने। हमने कहा भाई ऐसा ही है, लॉ में तो ऐसा ही है। अच्छा भाई क्या है लॉ में? हमने कहा नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर भी दो कैटेगरीज बन जाती हैं, दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक है
जो कि टैक्सेबल होती है नॉर्मल स्लैब रेट के ऊपर। फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी कुछ नखरे वाले लोग हैं। सर ये तो अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे, ये तो नॉर्मल वाले लोग थे, वो तो FTR था मगरूर, जिसमें से एक्सपेंस लेस नहीं हो सकते थे जो। तो इसके अंदर ये शरारती लोग कहाँ से आ गए? हमने कहा ये भी हैं कुछ, ये हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की अम्ब्रेला के अंदर है। कहने को ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की अम्ब्रेला के अंडर हैं, लेकिन लॉ ने इसका भी क्या स्पेसिफाई किया हुआ है? टैक्स रेट सेपरेट है। तो सर ये नॉर्मल स्लैब रेट तो लग नहीं रहा, फिर इसको आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हेड ऑफ इनकम के अंडर आता है। ठीक है, प्रेजेंटेड अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। ये हेड ऑफ इनकम के अंदर शो होता है, यानी मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो कैपिटल गेन के अंडर पहले मैं उसको शो करूंगा। तो सर हेड ऑफ इनकम में शो होता है, लेकिन आप तो बोल रहे हो टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आता, टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आता। तो हाँ नहीं आता, पहले मैं इसको हेड ऑफ इनकम में शो करूंगा और फिर इसको मैं लेस कर दूंगा, हटा दूंगा। ये क्या मजाक हो गया सर? आपने पहले इसको हेड ऑफ इनकम में शो किया, फिर आपने इसको हटा दिया। हमने कहा यही मजाक होता है लॉ के अंदर। एग्जेम्प्ट इनकम की तरह टोटल इनकम निकालने के लिए ऐड करेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए लेस कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरह हम एग्जेम्प्ट इनकम का ट्रीटमेंट करते हैं। तो दिखाने के लिए तो हेड ऑफ इनकम में डालेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम को तो हेड ऑफ इनकम में भी नहीं डालते, वो तो अलग से लिखते हैं दिखाने के लिए। लेकिन इस वाली इनकम को हेड ऑफ इनकम में डालेंगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर टैक्सेबल इनकम में डाला तो इस पर तो स्लैब रेट लग जाएगा। अब मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आ जाओ, मिसाल से बातें समझ आएंगी ना, मिसाल से समझ आएंगी। सैलरी इनकम, आ जाओ। तो हमने कहा सर सैलरी इनकम की मिसाल है, और सैलरी इनकम मैंने आपको बताया कि किस में जाती है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाती है। सैलरी इनकम का जब हेड पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कहानियाँ तो हम वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम इसकी थोड़ी थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं। किसकी इनकम, ये सैलरी इनकम किसकी इनकम है? ये मिस्टर अब्दुल्ला की सैलरी इनकम है। चलिए मिस्टर अब्दुल्ला की सैलरी इनकम है, तो आप हमें बताएं कितनी सैलरी कमाई अब्दुल्ला ने? हमने कहा कि इसने ग्रॉस सैलरी कमाई, हम पूरे साल की बात करते हैं, जाहिर सी बात है टैक्स की दुनिया में हम पूरे साल की ही फिगर्स की बातें करते हैं। इसने ग्रॉस सैलरी पूरे साल में कमाई 36 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना, साल के कितने कमा लिए इसने? 36 लाख रुपए। और इसको अलाउंसेस भी मिले अपने बॉस की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से, इसको पूरे साल में अलाउंसेस भी मिले, और इसको 6 लाख रुपए के अलाउंसेस भी मिल गए। तो सर अगर एम्प्लॉयर की तरफ से अलाउंसेस मिलते हैं वो भी सैलरी होती है? जी वो भी सैलरी होती है, वो भी सैलरी होती है, मैं बता रहा हूँ होती है। सारे बेनिफिट सैलरी होती है। ये सैलरी में हम पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लो, ये हम सैलरी में पढ़ लेंगे, वो भी सैलरी होती है। अच्छा, फिर एक अमाउंट मिलती है, सुनना ज़रा गौर से, जब आप छोड़कर जाते हैं, जब हम सैलरी में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, तो एक अमाउंट मिलती है गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। और मिसाल के तौर पर ये पिछली कंपनी से छोड़कर आया होगा, तो पिछली वाली कंपनी ने इसको गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट भी दी होगी। मिसाल ले रहा हूँ मैं, 20 लाख रुपए की इसको गोल्डन हैंडशेक पेमेंट मिली है। तो क्या वो भी सैलरी है? जी वो भी सैलरी है, क्योंकि पिछले बॉस से मिली है, पिछले एम्प्लॉयर से मिले, इस एम्प्लॉयर से मिले, सब सैलरी होती है। ये हम सैलरी में देख लेंगे। तो सर पिछले एम्प्लॉयर से जहाँ से ये छोड़कर आया है, वहाँ से उसको गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट भी मिली है, वो भी सैलरी है। हमने कहा जी वो भी सैलरी है। जाएगी सैलरी के हेड में, सैलरी कितनी होगी टोटल? तो हमने कहा सर जाएगी तो ये सैलरी के हेड में, जाएगी तो ये सैलरी के हेड में, चली गई सैलरी के हेड में, चली गई। फिर टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इस गोल्डन हैंडशेक को
सेपरेट ब्लॉक में टैक्स कर ले, ऑप्शन होता है, ज़रूरी नहीं है करे, लेकिन ऑप्शन होता है। ये सारी बातें डिटेल में बाद में आएंगी, मैं सिर्फ अभी आपको सेपरेट ब्लॉक का ट्रीटमेंट बताना चाह रहा हूँ। टैक्स पेयर के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि वो इसको NTR एट नॉर्मल स्लैब रेट भी कर सकता है, और इसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी कर सकता है। तो कब वो क्या करेगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि अभी हम एग्जाम्पल समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि टैक्स पेयर ने क्या कर दिया, इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कर दिया। तो देखो हमने क्या है, सैलरी के हेड के अंदर इसको सम करके दिखाया है। तो पहले हमने सैलरी को टोटल कर लिया सैलरी को टोटल, फिर हम इसमें से लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट टैक्सेबल एज SBI सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब हम इसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद ये निकाल लेंगे हम टैक्सेबल इनकम। क्या निकाल लेंगे हम, इसको बोलेंगे हम टैक्सेबल इनकम। ये हो गई टैक्सेबल इनकम। बातें समझ आती हैं आपको? तो सर अब ये टैक्सेबल इनकम आपने निकाल ली, अब आप टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमने कहा भी निकाल के देख लेते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऐसे निकालेंगे कि हम स्लैब रेट में किसको देखेंगे, बोलो? नहीं, वो तो देखेंगे, कौन सी अमाउंट को देखेंगे, 4.2 मिलियन को। 4.2 मिलियन को हम स्लैब रेट में देखेंगे। किसको देखेंगे हम, इस 4.2 टैक्सेबल इनकम को हम स्लैब रेट में देखेंगे। सर हम कौन से स्लैब रेट में देखेंगे, आ जाओ देखते हैं। पहले हम इसको देखेंगे सैलरीड वाले स्लैब रेट में। किस में देखेंगे, सैलरीड वाले। अभी भी मैंने आपको क्राइटेरिया नहीं बताया, क्राइटेरिया बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे सैलरीड वाले स्लैब रेट में। ज़रा देखो टैक्सेबल इनकम कितनी आती है इसकी, 4.2 आ रही है, 4.2 मिलियन आ रही है। ज़रा मुझे बताओ ये कौन से स्लैब में जाएगा, 6 नहीं सर, 6 से 12 में नहीं, 12 से 22 में नहीं, 22 से 32 में नहीं, 32 से 41 में नहीं, 41 से ऊपर में जी, 41 से ऊपर में। तो इसका मतलब कि सर हम टैक्स का स्लैब अप्लाई कौन सा करने वाले हैं, 6 वाला। ठीक है, 6 वाला अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 41 लाख, 6,16,000 रुपये फिक्स प्लस जो 41 से ऊपर निकला उस पर 35। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑन रुपीज़ 41 लाख कितना, 6,16,000 और इनकम टैक्स ऑन रुपीज़ 1 लाख इंटू कितना परसेंट, 35,000 कर लूँ, बना कितना बोल दो, 651 बन गया। क्या यही फाइनल टैक्स है मेरा, क्या यही मेरा फाइनल टैक्स है? नहीं 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 सर, ये रह गया, इसको हमने हटा दिया था, इसको हमने बोला था ये सेपरेट रेट पर टैक्सेबल होगा, इस पर अलग रेट लगेगा। इसको हमने नॉर्मल टैक्सेबल इनकम से अलग कर दिया था क्योंकि इस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो लगेगा, सेपरेट रेट तो लगेगा। सेपरेट ब्लॉक का हमने क्या मतलब निकाला था, इस पे कोई सेपरेट रेट लगेगा। सर लॉ ने लिखा हुआ होगा सेपरेट रेट, क्या लगेगा? हमने कहा सर बिल्कुल इस पर कोई सेपरेट रेट लगेगा। गोल्डन हैंडशेक ऐड करेंगे सर, फिर हम ऐड करेंगे टैक्स एट गोल्डन हैंडशेक अमाउंट। सर वो कितना लगेगा, अभी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैंने कहा कि हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम सैलरी में देखेंगे। अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये कहानी लंबी है। बस हमने कहा कि सर कोई भी अमाउंट लगेगा, मैं मिसाल ले लेता हूँ, ऐसी मिसाल आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ कि 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लगेगा। सही है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह देता हूँ कि 1.5 लाख रुपए लगेगा
कैसे आया, क्यों आया, ये अभी मुझसे मत पूछो। गोल्डन हैंडशेक का टैक्स मैं अभी आपको नहीं सिखा सकता। इसका कोई एक रेट नहीं है, इसका एक तरीका है, और वो तरीका तब आएगा जब हम सैलरी इनकम पढ़ेंगे। ये आ गई 8,01,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी। अब मुझसे कोई ये ना पूछे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बेवकूफ़ बच्चे होंगे जो मुझे मैसेज करके पूछेंगे, सर ये 1.5 लाख रुपए कैसे निकाला आपने। मैं अभी बता रहा हूँ, ये 1.5 लाख रुपए मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाल के लिख दिया है। कैसे निकाला मुझसे मत पूछो, इसका कोई एक रेट नहीं है, इसका तरीका है निकालने का। अब वो तरीका तो मैं अभी आपको नहीं सिखा सकता ना। कोई एक फिक्स रेट होता मैं बता देता, 10 है, 15 है, 18 है, 20 है, कोई रेट नहीं है इसका, इसका तरीका है, और वो तरीका हम सैलरी में सीखेंगे। मैंने ऐसे ही 1.5 लाख रुपए लिख दिए अपनी तरफ से, ये बताने के लिए कि इस पर कोई अलग रेट लगेगा, इस पर भी टैक्स अलग से कैलकुलेट होगा, बस ये बताने के लिए। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? तो आपने ये भी एग्जाम्पल देख ली, ज़बरदस्त हो गया बहुत। टैक्स रिजीम का आज हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या इसकी एग्जाम्पल इधर लिख दूँ, इधर कहीं लिख दूँ, एग्जाम्पल्स लिख दूँ थोड़ी सी ज़रा। एग्जाम्पल गोल्डन हैंडशेक पेमेंट टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज एटसेट्रा। बस आप लिख लो एग्जाम्पल में गोल्डन हैंडशेक पेमेंट, और दूसरी एग्जाम्पल लिख लो कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। क्या होता है ये जब हम पढ़ेंगे तब आ जाएगा, ये मैं नहीं बता रहा क्या होता है, लेकिन जब आप लोग कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज पढ़ लोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या होता है। फिर मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, पीछे आके रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। कैपिटल गेन में आप लोग इतना खेलोगे इसके साथ कि आपको नींद में भी ये कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ ही आता होगा, ख्वाब में। तो इसकी टेंशन नहीं लो, बस लिख लो अभी, ताकि आप कभी पीछे अपने नोट्स देखो तो आपको याद आए कि सर ने बोला था सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। एनटीआर में भी 2 डब्बे, एक नॉर्मल स्लैब रेट वाला, एक सेपरेट ब्लॉक वाला। तो भाई एनटीआर में क्यों? इसलिए क्योंकि ये हेड ऑफ इनकम के अंडर प्रेजेंट होता है, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनता। डिडक्टेबल अलाउंसेस भी इसमें से लेस नहीं होते, ना टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन एक्सपेंसेस लेस होते हैं क्या? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, एक्सपेंसेस लेस होते हैं क्या? लिखा है ना, देख के तो पढ़ो। स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, अलाउ होते हैं। जो लॉ ने लिखे हुए हैं कि ये अलाउ होंगे वो, जो लॉ ने नहीं बताया वो नहीं। सिक्योरिटीज में हम देखेंगे अलाउ होंगे, लॉ ने जो बताए हैं अलाउ होंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। तो जितना लॉ ने बोला होगा वही अलाउ करेंगे, हम अपनी मर्जी से 1.5 शेयर नहीं करेंगे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, नहीं। वो लॉ बताए, जो लॉ में लिखे होंगे वो लेस हो सकेंगे, जो लॉ में नहीं लिखे वो लेस। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए और भी एक्सपेंसेस देगा कि ये भी कर लो लेस, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी देखो शेयर्स का ही लग रहा है, ये भी देखो ब्रोकर का कमीशन लग रहा है, ये भी तो शेयर्स का ही लग रहा है, कर लो लेस। नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें से मैं हर एक्सपेंस लेस नहीं कर सकता। जो लॉ ने स्पेसिफाई किए मैं सिर्फ वही एक्सपेंस लेस कर सकता हूँ, और मैं कुछ लेस नहीं कर सकता। लेकिन एफटीआर में से तो याद होगा कोई एक्सपेंस लेस ही नहीं हो सकता था। तो ये एफटीआर नहीं है, ये है एनटीआर। लेकिन एनटीआर के अंदर भी थोड़ी मगरूर कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं, क्लियर होती हैं बेटा? ठीक है, तो आज यहीं तक रखें हम। टैक्स रिजीम्स हमने पढ़ लिया, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक, अच्छा टॉपिक, और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ भी आई कि किस तरह से टैक्स रेट्स लगते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अब कल हम देखेंगे, कल हम 2 चीज़ें और देखेंगे। कल बुध है ना, बुध के बाद हम थर्सडे को नहीं लेंगे क्लास, फिर हम मंडे को लेंगे क्लास, और मंडे से फिर हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। अच्छा, कल हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, किस तरह से टैक्स की कलेक्शन होती है। अल्लाह भला करे, एडवांस
पर्सन्स, कौन कौन से कितने तरह के पर्सन्स होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और टैक्स के स्लैब रेट्स की कुछ हम कैलकुलेशंस भी सीखेंगे कल, मज़ीद आपसे करवाऊंगा मैं, ठीक है। स्लैब टैक्स रेट्स आपको दूंगा मैं और बोलूँगा ज़रा कैलकुलेशन तो करो, छोटा मोटा ज़रा टैक्स तो निकाल के दिखाओ मुझे, सही है, ये हम करेंगे। फिर मंडे से हम टैक्स ईयर फर्स्ट हैंड आउट पे हम मंडे से आ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम कल पक्का कर लेंगे अपने, कल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, और फिर मंडे से हम लोग टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे जो कि फर्स्ट हैंड आउट होगा हमारा। ठीक हो गई बात है, तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू सो वेरी मच, may Allah bless you all, टेक केयर अ लॉट, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।